नमस्ते। आज हम पढ़ रहे हैं मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो ये जो टॉपिक है ये मैं बहुत ही सोच समझकर आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि कक्षा 7 से लेकर और 12 तक जो बच्चे 11th-12th में साइंस लेते हैं उन बच्चों के लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 7th क्लास से 10th तक के बच्चों के लिए एक लेसन जो है वो मेंडल का है ही सही, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमें मेंडल ने दिया है। तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियम हम शुरू करते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई मेंडल थे कौन? सबसे पहले हम ये बात पता करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ हेरेडिटी ये कहलाते हैं। और इन्होंने मटर पर यानी कि पायसम सैटाइवम, जो कि मटर का वानस्पतिक नाम है, उस पौधे पर प्रयोग किए और आनुवांशिकता के नियम दिए। अब बात आती है आनुवांशिकता होता क्या है। तो माता पिता से गुणों का उनकी संतानों में स्थानांतरण, गुणों का माता पिता से अपनी संतानों में जाना, ये बात कहलाती है आनुवांशिकता। जैसे कि आपने किसी को कहते सुना होगा कि इसकी लंबाई तो अपने पापा पर गई है, इसका रंग तो अपनी माँ पर गया है। तो किस तरह से वो जो गुण है माता पिता के वो अपनी संतानों में पहुँचते हैं, यही बात आनुवांशिकता के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए, पर उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? अगर इस बात को देखें तो भाई मटर पर कई सारे विपर्यासी लक्षण थे, यानी बहुत सारे विपरीत लक्षण थे जो कि आंखों से देखे जा सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर सूक्ष्मदर्शी का विकास नहीं हुआ था। कम क्षेत्र में अधिक पौधे उगाए जा सकते थे और मटर का जो जीवन काल था वो कम होने के कारण एक वर्ष में कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती थी। तो कई पीढ़ियां प्राप्त होंगी तो बहुत सारे जो अध्ययन हैं, वो बहुत सारे जो प्रयोग हैं वो उन पर किए जा सकते थे। इसलिए बहुत सारे गुणों होने के कारण मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही चुना। तो अब बात आती है उसने कौन कौन से गुण चुने जो कि हमें विपरीत लक्षणों के रूप में दिखाई दे रहे थे। तो डोमिनेंट ट्रेट के रूप में लिखा है जो गुण प्रभावी थे, और रिसेसिव ट्रेट के रूप में लिखा है जो गुण अप्रभावी थे। तो सीड शेप यानी कि बीज का जो शेप था, आकृति थी, वो दो तरह की मटर के पौधे पर आ रहे थे, राउंड और रिंकल्ड यानी कि गोल और झुर्रीदार। सीड कलर की बात करें तो सीड कलर दो प्रकार का था, येलो और ग्रीन। फ्लावर कलर की बात करें तो पर्पल और वाइट। ये वाला क्वेश्चन अभी 10th 2025 बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया था कि पर्पल का विपर्यासी लक्षण कौन सा था। तो देखिए पर्पल का जो विपर्यासी लक्षण था वो था वाइट। फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल का मतलब कोई भी जो शाखा निकलती है वहाँ पर जो कोने में फूल उगता है वो एक्सियल कहलाता है, और टर्मिनल मतलब कि शाखा के लास्ट में अंत में आने वाला फूल, सबसे ऊपर जो आने वाला फूल है वो टर्मिनल कहलाता है। प्लांट हाइट की बात करें तो लंबे और बौने पौधे हमें देखने को मिल रहे थे। पॉट शेप की बात करें यानी फली के आकार की बात करें तो इन्फ्लेटेड यानी कि जो फूली हुई थी इन्फ्लेटेड वो इन्फ्लेटेड कहलाई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि बीज जो थे 10 बीज हैं तो वो 10 जगह पर अंदर घुसी हुई थी तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड कहलाई। ठीक है। और पॉड कलर की बात करें तो दो कलर ग्रीन और येलो जो हैं वो हमें मटर के पौधे पर दिखाई दे रहे थे। तो मेंडल ने इन प्रयोगों को, इन जो गुण थे इन गुणों को उसने अपने प्रयोगों के अंतर्गत लिया, इनका अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने आनुवांशिकता के नियम दिए। और ये 3 नियमों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। और थर्ड नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम। एक एक को अब हम पढ़ रहे हैं विस्तार से। देखिए पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे हम परिभाषित किस तरह से करेंगे, यदि लिखने वाला जो क्वेश्चन आ जाता है तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा।
तो जब दो शुद्ध विपर्यासी गुणों वाले जनकों का यानी विपरीत गुणों वाले जनकों का संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी गुणों यानी डोमिनेंट ट्रेट वाली संतति ही प्राप्त होती है। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं और जो गुण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी गुण रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। देखिए चित्र में लेफ्ट तरफ एक संकर संकरण जो है वो दिया गया है, यानी कि प्रभाविता का जो नियम था वो एक संकर संकरण पर आधारित था, यानी एक ही गुण को लेकर के अध्ययन किया गया था, एक ही गुण को लेकर के प्रयोग किया गया था। इस वजह से इसे कहा एक संकर संकरण। तो लंबाई पर यह प्रयोग किया गया है। तो लंबा शुद्ध लंबा पौधा लिया कैपिटल टी और शुद्ध बोना पौधा लिया गया स्मॉल टी। इसके जब युग्मक प्राप्त होते हैं तो वो लंबे टी से हमें जो इस युग्मक प्राप्त होते हैं वो कैपिटल टी वाले होते हैं सारे, और बोने स्मॉल टी से जो हमें युग्मक प्राप्त होते हैं वो सभी स्मॉल टी वाले प्राप्त होते हैं। जब इनके बीच संकरण करवाया जाता है तो हमें सभी पौधे कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि अशुद्ध लंबे या संकर लंबे प्राप्त होते हैं। तो क्योंकि वो दिख लंबा रहा है इसलिए, और ये जो पीढ़ी होती है पहली पीढ़ी जो होती है वो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में हमें सारे के जो सारे पौधे होते हैं वो लंबे ही प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लंबाई के गुण में जो लंबापन है वो प्रभावी गुण है, और जो बोना गुण है क्योंकि जो प्रकट नहीं हो रहा है जो बोना गुण है वो रिसेसिव ट्रेट है, अप्रभावी गुण है। तो इस तरह से प्रभाविता के नियम को हम स्पष्ट कर सकते हैं। साथ में ये रेखा चित्र जो होता है उसे भी हमें बनाना जरूरी होता है। नेक्स्ट नियम की बात करें तो वो है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो किसी भी लक्षण के लिए किसी जीव के पास उस लक्षण के दो एलील यानी कि जीन होते हैं, साथ रहते हुए एक दूसरे पर अपना प्रभाव न डालते हुए ये एलील युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही जीन जा पाता है। इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। और इस पृथक्करण के नियम में समलक्षणी अनुपात फिनोटाइप होता है 3:1, 3:1, और समजीनी अनुपात जीनोटाइप होता है 1:2:1। अब समलक्षणी अनुपात क्या क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो समलक्षणी अनुपात कहलाता है। और समजीनी अनुपात यानी कि उसकी जो जीनी संरचना है, उसकी जो गुणसूत्रों की संरचना है, आनुवंशिकी संरचना है, वो कहलाती है समजीनी अनुपात। लेफ्ट तरफ रेखा चित्र को देखिए। जो अब हमने F1 पीढ़ी से पौधे प्राप्त किए थे अशुद्ध लंबे या संकर लंबे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको हम जनकों के रूप में लेते हैं। इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के युग्मक कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो प्राप्त होते हैं। और जब इनका संकरण करवाया जाता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, तो हमें एक शुद्ध लंबा कैपिटल टी, एक शुद्ध बोना स्मॉल टी और दो अशुद्ध लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। यानी इस नियम के अंतर्गत क्या कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों गुण साथ में थे, लंबेपन का गुण और बोनेपन का गुण दोनों गुण साथ में थे, लेकिन युग्मक बनते समय ये अलग हो गए और इन्होंने एक दूसरे गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डाला, ये अपने अपने गुणों के रूप में शुद्ध रहे। इसी वजह से जब F2 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई तो हमें शुद्ध लंबा पौधा भी मिला, शुद्ध बोना पौधा भी मिला और अशुद्ध लंबे पौधे भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए। तो इस नियम को कहा जाता है पृथक्करण का नियम। और समलक्षणी और समजीनी अनुपात आपको बहुत यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और आपके 7th से लेकर 10th तक के एग्ज़ाम में ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे तो इस वीडियो की हर पीपीटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से लैंग्वेज बदल करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेशली वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के रूप में आपसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। लास्ट जो नियम है, थर्ड नियम, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
तो यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित था। अब द्विसंकर क्रॉस किसे कहा? यहाँ पर पहले एक संकर क्रॉस में तो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो केवल एक ही गुण की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में, द्विसंकर क्रॉस में दो गुणों को लेकर उनकी एक साथ वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए इसे कहा द्विसंकर क्रॉस। तो इस नियम के अनुसार जीवों के विभिन्न गुणसूत्रों के जोड़ों के गुण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही युग्मकों तथा संतानों में जाते हैं, अर्थात एक लक्षण के जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करते। और यहाँ पर समलक्षणी अनुपात होता है 9:3:3:1 और समजीनी अनुपात होता है 1:2:2:4:1:2:1:2 और 1। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमें 16 पौधे जो हैं वो प्राप्त होते हैं। पहले वाले जो दोनों नियम थे उनमें ज़्यादा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस था इसलिए ज़्यादा पौधे प्राप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने उसे रेखा चित्र के आधार पर बता दिया। लेकिन यहाँ पर हमें 16 पौधे प्राप्त होंगे और जब अगर हम उन्हें बनाते हैं तो बहुत गड़बड़ सा हमें दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस बोर्ड का उपयोग किया है इसको दर्शाने के लिए। तो इस बोर्ड को कहा जाता है चेकर बोर्ड विधि। इस चेकर बोर्ड में हमने देखिए एक तरफ तो गोल व पीले जो हैं कैपिटल RR और कैपिटल YY ये प्रभावी हैं, तो कैपिटल से लिखें, ये लिख लिया, जनकों के रूप में लिए हैं। और दूसरी तरफ जनक के रूप में लिया है झुर्रीदार व हरे बीज, स्मॉल RR स्मॉल YY। तो इन दोनों से एक ही प्रकार के युग्मक हमें प्राप्त होंगे। गोल व पीले बीज से हमें प्राप्त होगा कैपिटल R और कैपिटल Y। झुर्रीदार व हरे बीज से जो युग्मक हमें प्राप्त होगा वो होगा स्मॉल r और स्मॉल y। जब हम F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो सभी जो 16 पौधे होंगे वो हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्रकार के प्राप्त होंगे, यानी कि ये होंगे सभी जो पौधे होंगे वो संकर गोल व पीले बीज के होंगे। और ये जो चेकर बोर्ड बनाया गया है इसमें आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ मेल मान करके और उसके युग्मक लिखे गए हैं और नीचे की साइड की तरफ फीमेल मान करके ये जो उसके जो युग्मक प्राप्त थे वो लिखे गए हैं। और दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं तो सभी 16 पौधे हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्रकार के ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसकी F2 पीढ़ी का हमें करना है अध्ययन। F2 पीढ़ी जब हम प्राप्त करते हैं तो मेल के रूप में 4 तरह के युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y और स्मॉल y से हमें 4 तरह के युग्मक प्राप्त होते हैं। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। और यही के यही युग्मक हमें दूसरे पौधे से भी प्राप्त होते हैं जिसे हम फीमेल के रूप में मानते हैं। अब जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 16 पौधे हमें प्राप्त होते हैं। और ये 16 पौधों में से कुछ पौधे तो इस प्रकार के होते हैं जो कि उनके माता पिता भी नहीं थे, यानी गुणसूत्रों का नया संयोग भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो नियम था कि ये एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही, ये जो दोनों गुण साथ में रहते हैं ये एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही युग्मकों तथा संतानों में जाते हैं, यानी कि ये लक्षण जो हैं वो एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित नहीं करते। इसी वजह से हमें कुछ नए संयोग भी जो कि उनके माता पिता में भी नहीं थे, F1 पीढ़ी में भी नहीं थे, ऐसे कुछ संयोग भी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। समलक्षणी अनुपात के बारे में बात करें तो गोल व पीले 9 तरह के बीज, चित्र को देख करके आप पता लगा सकते हैं। गोल व पीले 9 तरह के बीज हमें प्राप्त होते हैं। गोल व हरे 3 तरह के बीज हमें प्राप्त होते हैं। झुर्रीदार व पीले 3 तरह के बीज प्राप्त होते हैं। और झुर्रीदार व हरे ये एक जो बीज है, एक पौधा जो है इस तरह का, वो हमें प्राप्त होता है। समजीनी अनुपात की बात करें तो देखिए अलग अलग तरह के 16 पौधे हमें प्राप्त हुए हैं और ये 16 पौधे
किस तरह का अनुपात निकालते हैं कि एक जो पौधा है वो अलग प्रकार का, 1:2:2:2:4:1:1:2:1:1 इस तरह से हमें अलग अलग तरह के 16 पौधे प्राप्त होंगे और उनमें से कुछ पौधे नए संयोग वाले भी प्राप्त होंगे, क्योंकि ये गुण जो है वो नए को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाती है तीनों नियम पढ़ने के बाद में बात आ जाती है कि मेंडल के नियमों का महत्व क्या है। वैसे तो मेंडल के नियम का बहुत महत्व है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं वो अपने जो प्रयोग कर रहे हैं आनुवांशिकी के आधार पर, उनका जो बेस बना है वो मेंडल के नियम ही बने हैं। बहुत सारी बातों के अंतर्गत हम नियमों का महत्व समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली 4 पॉइंट्स लिए गए हैं। पहला है आनुवांशिकता को समझने में सहायक है। दूसरा है जीन्स जो होते हैं जीव के गुणों या व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। थर्ड है आनुवांशिक बीमारियों की पहचान कर उनके निदान में सहायक हैं। और फोर्थ है प्राकृतिक विविधता को समझने में सहायक हैं। तो इस तरह से चारों पॉइंट्स के अंतर्गत हम मेंडल के नियमों को समझ सकते हैं और बड़े बड़े प्रयोग जो हैं वो मेंडल के नियमों पर करके वैज्ञानिक आजकल बहुत सारे बीज बना रहे हैं, बहुत सारे नए तरह के पौधे बना रहे हैं जो कि पाले से, सर्दी से, गर्मी से, पीड़कनाशियों से, कीटों से, इनसे सबसे सुरक्षित रहते हैं और हमें बहुत अच्छी जो फसल है वो मिलती है। जिन गुणों को हम चाहते हैं वो गुण हम पौधों में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था मेंडल के नियम। मेंडल कौन थे, उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, कौन से गुण उन्होंने मटर के पौधे के लिए और कौन से नियम उन्होंने दिए, और उनका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या क्या था और क्या महत्व है मेंडल के नियमों का, ये हमने पढ़ा। और सभी 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।